कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 अप्रैल 2023 आने वाला है और 1 अप्रैल 2023 के साथ ही शुरुआत हो जाएगी एक नए फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें आपको और हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी सो दैट हम अपना टैक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम बचा पाएँ। तो आइए इसी वीडियो में हम समझते हैं कुछ ऐसे 15 क्रूशियल चेंजेस जो आपको और हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। नंबर 1 की चेंजेस लाइक न्यू टैक्स रीजन विल बी द डिफ़ॉल्ट टैक्स रीजन। न्यू टैक्स रीजन फ्रेंड्स अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रीजन बन गया है आपके और हम सब के लिए। तो आपको बड़े कॉशियसली ये समझ के चलना होगा कि आप कौन सा टैक्स रीजन फॉलो करने वाले हैं, ऑप्ट करने वाले हैं, सो दैट आप अपने टैक्स को मैक्सिमम सेव कर पाएँ। फाइनेंस बिल 2020 में ये न्यू टैक्स रीजन इंट्रोड्यूस हुआ था और न्यू टैक्स रीजन एप्लीकेबल है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स, HUFs, BOI अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जितने भी कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के यहाँ मैंने नाम लिए, इन सब के लिए अगर आप कोई भी ऑप्ट नहीं करते हैं टैक्स रिजिम, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया है और आपका टैक्स उस हिसाब से ही डिडक्ट होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस और अपने एम्प्लॉयर को आज ही बता करके चलिए कि आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करने वाले हैं, ऑप्ट करने वाले हैं, या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं। आइए अब जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि जुड़े हुए हैं न्यू टैक्स रिजिम से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल इसमें ये उठता है कि अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मैं डिक्लेयर करके चलता हूँ 1 अप्रैल 2023 से अपने एम्प्लॉयर को कि मैं न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न चेंज कर सकता हूँ ये ऑप्शन? तो जी हाँ, आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है कि आपको उस वक्त ओल्ड टैक्स रीजन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और आप उसके हिसाब से टैक्स निकालिए और टैक्स बचा हुआ धनराशि अगर टैक्स पे करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये उठता है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करता हूँ तो क्या मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसके लिए क्या मैं ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकता हूँ या फिर वाइस वर्सा? तो आंसर इज़ येस। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और बिजनेस प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं आती है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फ्रॉम ओल्ड टैक्स रिजिम टू न्यू टैक्स रिजिम इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। हालांकि अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन से भी इनकम आ रही है तो आप सिर्फ एक ही बार टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया टैक्स रिजिम तो आपको उसी में ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फॉर हेंसफोर्थ फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी। फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के लिए कौन सी स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होने वाली हैं इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023, उसमें सारा डिस्कशन किया था। तो आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं फॉर टैक्स स्लैब्स अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम एंड टैक्स स्लैब्स अंडर न्यू टैक्स रिजिम। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताता कि मैं कौन सा रीजन ऑप्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि आपका न्यू टैक्स रिजिम आपने सेलेक्ट किया है, ऑप्ट किया है, और आपका टैक्स TDS आपका एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से डिडक्ट कर देंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं फ्रेंड्स तो आपको 70 किस्म की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो कि अवेलेबल हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, वो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, नंबर 1। और एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस लाइक कौन सी? लाइक HRA एग्जम्पशंस हो गया, LTA डिडक्शंस हो गया, इन सब की आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशंस और डिडक्शंस इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। ऑल्सो जो 1.5 लाख तक की
डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 80C में, वो भी आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। हाँ, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी हेड में मिलती है 50,000 की, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सेक्शन 80CCD के सब क्लॉज 2 में डिडक्शन मिलती है जो NPS की टियर 1 की है, वो आप डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। डिडक्शन अमाउंट फ्रेंड्स होता है अप टू मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस टियरनेस अलाउंस का, और यही 10% हो जाता है 14% इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अगर आप एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन में आती है, तो आपके पास हर साल स्विच करने की बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजिम टू न्यू टैक्स रिजिम सुविधा नहीं रहेगी, तो प्लीज़ बियर दैट इन माइंड। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड इम्पॉर्टेंट की चेंज की तरफ। फ्रेंड्स, सेकंड इम्पॉर्टेंट की चेंज है कि अगर आपकी सैलरी इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और अगर सैलरी इनकम 7 लाख रुपए तक की है, तो आपका TDS नहीं डिडक्ट होने वाला और एम्प्लॉयर आपका कोई भी टैक्स नहीं डिडक्ट करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाती है और आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपका जो सरचार्ज लग रहा था अब तक 37% का, वो रिड्यूस होकर के 25% हो गया है। फ्रेंड्स, थर्ड की चेंज है रिलेटेड टू EPFO विड्रॉवल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक अगर हम लोग 50,000 से ऊपर का विड्रॉवल करते थे फ्रॉम आवर EPF अकाउंट, तो हम लोग का TDS कटता था एट द रेट ऑफ 10%, और अगर पैन नंबर नहीं होता था हमारे पास और हम 50,000 से ऊपर का विड्रॉवल करते थे, तो हमारा 30% की रेट पे टैक्स डिडक्ट हो रहा था, TDS डिडक्शन हो रहा था। अब आप सबके लिए एक खुशखबरी है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 हमारे यूनियन बजट 2023 में चेंज हो चुका है। अगर पैन नंबर नहीं है और हम EPF का विड्रॉवल करते हैं 50,000 से ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ 30% का TDS डिडक्शन अब ये 20% हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक खास टिप देना चाहूँगी कि अगर आप EPF विड्रॉवल के टाइम पर TDS को अवॉइड भी करवा सकते हैं। आपको उसके लिए फॉर्म 15G या 15H अकॉर्डिंगली भर करके देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग EPF विड्रॉवल मनी, तो आप फॉर्म 15G एंड 15H भर करके दे सकते हैं टू अवॉइड द TDS डिडक्शन। 15G फ्रेंड्स उनके लिए होता है जो जिनकी उम्र 60 साल से कम रहती है, एंड 15H एप्लीकेबल है फॉर द पीपल हु आर एजिंग अबव 60 ईयर्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स अबाउट प्रोसीड्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023, जिसका कि सालाना प्रीमियम 5 लाख से ऊपर का जाता है, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। वो अमाउंट आपके ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और जिस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन द फुल प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हालांकि डेथ के केसेस में अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स मिलते हैं, अमाउंट मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट अभी भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा इन सच केसेस। बट अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर जाता है साल का, तो आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि अभी तक हम टैक्स नहीं दे रहे थे। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स पर अब टैक्स लगेगा अगर आपका साल का प्रीमियम 5 लाख से ऊपर का है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है फ्रेंड्स कि अब कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर हायर टैक्सेस हमको देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि सेक्शन 24 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन्स, उसका हम डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं अंडर सेक्शन 24। बट अब इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से क्या होने वाला है कि अगर आपने वहाँ इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन के ऊपर अगर डिडक्शन क्लेम कर रखी है सेक्शन 24 में, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है
उसमें आप इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसका मीनिंग सीधा सीधा ये हुआ कि आपको अब ज़्यादा कैपिटल गेन्स देने पड़ेंगे ऑन सेल ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, है ना ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल की चेंज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। जैसे ही हम नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इम्पैक्ट करने वाली हैं डे टू डे लाइफ में और बिजनेसेस में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिएगा, सो दैट आपको उस डील से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट की चेंज की तरफ। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट की चेंज है फ्रेंड्स कि जो हमारा कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लिमिट है वो 10 करोड़ तक का कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन करते हैं मोर देन 10 करोड़ तो आपको उसके ऊपर टैक्सेस देने पड़ेंगे। सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F में अगर आप कैपिटल गेन अर्न करते हैं बियॉन्ड 10 करोड़ तो उस पर आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे एट द फ्लैट रेट ऑफ 20%। ऑब्वियसली ये विद इंडेक्सेशन रहने वाला है। ऑल्सो फ्रेंड्स, सरचार्ज 15% के रेट पर एप्लीकेबल रहेगा ऑन कैपिटल गेन्स अंडर बोथ न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम। अब आप कहेंगे कि सेक्शन 54 क्या होता है? सेक्शन 54 इनकम टैक्स एक्ट का फ्रेंड्स हमें टैक्स बेनिफिट देता है अगर हम एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच करके उस धनराशि से हम एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो सेक्शन 54 हमको टैक्स बेनिफिट देता है। इसी तरीके से सेक्शन 54F हमको टैक्स बेनिफिट देता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो हमने कवर कर ली सेक्शन 54 में, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ करके जितने भी हमारे कैपिटल एसेट्स हैं अगर हम उनको सेल करके कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं तो सेक्शन 54F में हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेवंथ इंपॉर्टेंट की चेंज है फ्रेंड्स रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और वाइस वर्सा। अर्थात अगर मैं गोल्ड को कन्वर्ट करवाती हूँ EGR में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को गोल्ड में कन्वर्ट करवाती हूँ तो उस पर अब मेरे को कोई भी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़े। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कन्वर्जन होने वाला है ये आप रजिस्टर्ड जो वॉल्ट मैनेजर्स हैं अंडर सेबी उन्हीं की हेल्प से ही आप ये कन्वर्जन करवाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या होती है? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स बेसिकली ये इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर शेयर्स विच यू आर इन्वेस्टिंग और परचेजिंग इन द शेयर मार्केट। ये ठीक उसी तरीके से काम करता है, इसकी भी ट्रेडिंग होती है और बाय एंड परचेज एंड सेल भी किया जा सकता है। इसे अभी पिछले साल ही डेटेड 24 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, BSE ने। अब आप लोग पूछेंगे कि मैं EGR में कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आपको फर्स्टली अपने गोल्ड को डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करवाना होगा, सिमिलर टू लाइक अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ विच यू ऑलरेडी मस्ट बी डूइंग इन ट्रेड मार्केट। तो जब आप इसको कन्वर्ट करा लेंगे तो आपको एक गोल्ड रिसीट जनरेट होता है, उसके बेस पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना डिजिटल गोल्ड कभी भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं वापस गोल्ड की फॉर्म में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अनदर 8th इम्पॉर्टेंट की चेंज की तरफ। फ्रेंड्स, 8th इम्पॉर्टेंट की चेंज है कि अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं और आपको गिफ्ट रिसीव होता है इंडिया में तो वो कम्प्लीटली टैक्सेबल माना जाएगा। मीनिंग अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं, अगर आपको गिफ्ट रिसीव होता है 50,000 रुपये से ज़्यादा का फ्रॉम रेजिडेंट इंडियन से, तो आपका गिफ्ट कम्प्लीटली टैक्सेबल होगा इंडिया में। अब आप लोग सोचेंगे कि ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, क्योंकि हमने अब तक तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट टर्म ही सुनी थी। फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन रेजिडेंट हो इसके लिए 2 में से एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कि या तो उस पर्सन ने 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा दिन बिताए हों इंडिया में ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि उस फाइनेंशियल ईयर में वो 60 डेज तक तो मिनिमम रहे और उसके पहले के 4 साल के फाइनेंशियल ईयर देखे जाएंगे, उसमें वो कम से कम 365 डेज तक तो रहा हो इंडिया में,
तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने पर वो व्यक्ति रेजिडेंट मान लिया जाता है इंडिया में, और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। अब चलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये क्या होता है? अगर आप रिसेंटली इंडिया में आए हैं, शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो आपको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की कंडीशन फुलफिल करने के लिए इन दो में से कोई भी एक कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन कहती है कि अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर से पहले के 10 साल फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देख लें, उन 10 सालों में से अगर आप 9 साल तक के लिए नॉन रेजिडेंट थे तो आप फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। सेकेंड कंडीशन बोलती है कि अगर हम उस करंट फाइनेंशियल ईयर से पहले के 7 फाइनेंशियल ईयर्स को देख लें तो उसमें अगर आप 729 डेज या फिर उससे भी कम डेज के लिए इंडिया में रहे तो आप सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने पर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस मान लिए जाएंगे। 9th इंपॉर्टेंट क्रूशियल चेंज है फ्रेंड्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एस्टेब्लिश हुई है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स, और उस मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024 तक, तो उनको रिड्यूस रेट पर टैक्सेस देने पड़ेंगे जो कि 15% ही है, प्लस इसके ऊपर 10% का सरचार्ज भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अगर आपकी दूसरी इनकम भी है तो आपको 22% के फ्लैट रेट पर टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर ब्रिंगिंग आउट द रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10th इंपॉर्टेंट की चेंज है कि न्यू लिमिट फॉर कैश ट्रांजैक्शन फॉर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स को किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी यदि वो एक्सेप्ट करते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर लोन एक्सेप्ट करते हैं अप टू 2 lakhs इन कैश। पहले ये लिमिट 20,000 तक थी। ये तो थे अब तक के 10 इंपॉर्टेंट की चेंजेस जो कि इफेक्ट होने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब हम आगे 5 इंपॉर्टेंट की चेंजेस की बात करेंगे इम्पैक्टिंग यू एंड मी रिलेटेड टू TDS है। फ्रेंड्स, 11th इंपॉर्टेंट की चेंज है रिलेटेड टू TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या फिर हॉर्स रेसिंग या ऑनलाइन गेमिंग। फ्रेंड्स, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 क्या हो जाएगा कि अब अगर आपकी विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग या फिर लॉटरी या फिर हॉर्स रेस इनकम 10,000 से ऊपर जाती है तो आपको TDS लगेगा। अब तक क्या हो रहा था, ये पर ट्रांजैक्शन पे 10,000 तक का अमाउंट था, बट अब ये पर ट्रांजैक्शन वाइज नहीं रहने वाला है। ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पूरा अगर आपकी प्रोसीड्स 10,000 से ऊपर जा रही हैं क्लब होकर के, जितनी भी आपने अलग अलग किस्म की गेमिंग में पार्टिसिपेट किया हो ये सब क्लब कर लिया जाएगा, नेटिंग हो जाएगी। किसी में हो सकता है आपको लॉस हो, किसी में हो सकता है आपको गेन हो, सभी को क्लब कर लिया जाएगा और TDS एप्लीकेबल होगा अगर विनिंग जो है टोटल विनिंग आपकी 10,000 से ऊपर जाती है। 12th इंपॉर्टेंट की चेंज है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के TDS पर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के TDS पे छूट मिल गई है। अब तक क्या हो रहा था कि अगर कैश विड्रॉवल होता था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में अप टू 1 करोड़ तो TDS लगता था, बट अब ये 1 करोड़ तक की लिमिट बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी गई है। 13 इंपॉर्टेंट की चेंज है रिलेटेड टू TDS रिलीफ टू नॉन रेजिडेंट्स। फ्रेंड्स, नॉन रेजिडेंट्स को TDS में रिलीफ प्रोवाइड की गई है जिसमें कि वो लोग अपने रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का प्रूफ दिखा करके 20% या फिर जो टैक्स ट्रीटी रेट एप्लीकेबल रहेगा उस कंट्री के लिए फॉर दैट नॉन रेजिडेंट, उन दोनों में से कोई भी जो लोअर रहेगा रेट वो एप्लीकेबल होने वाला है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। फ्रेंड्स, 14th इंपॉर्टेंट की चेंज है रिलेटेड टू सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। फ्रेंड्स, अब तक क्या हो रहा था कि अगर कोई नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न था या फिर कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद वो
हायर रेट ऑफ TDS की कैटेगरी में आ रहे थे, इन सेक्शंस में उनका हायर TDS डिडक्ट हो रहा था और TCS कलेक्ट हो रहा था। बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 अभी यूनियन बजट 23 में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट होने पर हायर डिडक्शन ऑफ TDS या हायर कलेक्शन ऑफ TCS नहीं किया जाएगा अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA। 15th एंड लास्ट की चेंज है फ्रेंड्स अबाउट TDS ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज़। अब तक क्या हो रहा था कि अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव कर रहे थे ऑन सिक्योरिटीज़ पे, अगर वो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड थी इन स्टॉक एक्सचेंज में एंड सिक्योरिटीज़ थी इन डीमैट फॉर्म में, तो उस पर कोई भी TDS नहीं कट रहा था। बट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 बजट में चेंजेस हुआ है और TDS अब कटना स्टार्ट हो जाएगा। TDS 10% की रेट पर डिडक्ट होना स्टार्ट होगा इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इंक्लूडिंग लिस्टेड डिबेंचर्स। तो फ्रेंड्स देखा आपने, है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट की चेंजेस जो आपको और हमको डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करने वाले हैं इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। Hope friends you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.